रात के 11 बज रहे थे। शहर की सबसे बड़ी एनजीओ बिल्डिंग की रिसेप्शन पर ड्यूटी दे रही संगीता अपनी चाय की चुस्की ले रही थी जब बाहर का इंटरकॉम बजा। उसने कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली तो एक बुजुर्ग औरत दिखी। बिखरे हुए सफेद बाल, कांपते हाथ और कंधे पर एक फटा हुआ कपड़े का थैला। ठंड में उसके होठ नीले पड़ रहे थे। संगीता ने गेट खोला। औरत अंदर आई तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। संगीता ने उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और पानी का गिलास थमाया। औरत ने दोनों हाथों से गिलास पकड़ा। हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी छलक रहा था। नाम पूछा तो औरत ने बहुत धीरे से कहा, रेखा। पता कोई नहीं, कोई रिश्तेदार। औरत ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोली, एक बेटा था, बहुत साल पहले। संगीता ने इनटेक फॉर्म निकाला। बेटे का नाम। औरत के होंठ हिले। आवाज इतनी धीमी थी कि संगीता को झुककर सुनना पड़ा। अर्जुन। संगीता की कलम रुक गई। उसने एक बार औरत को देखा, फिर फॉर्म को देखा, फिर दीवार पर लगी उस बड़ी सी तस्वीर को देखा जो हर रोज वो देखती थी। आसरा फाउंडेशन के संस्थापक की तस्वीर। उसका नाम नीचे लिखा था, अर्जुन श्रीवास्तव। संगीता के हाथ से कलम गिर गई। लेकिन ये कहानी उस रात से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है आज से 27 साल पहले, एक छोटे से शहर की एक छोटी सी गली में, जहाँ एक 7 साल का लड़का हर शाम अपनी माँ का इंतजार करता था। उस गली में एक पुराना किराए का मकान था, 2 कमरे, एक छोटी सी रसोई और एक आंगन जिसमें एक नीम का पेड़ था। उसी पेड़ के जड़ पर बैठकर अर्जुन रोज शाम होमवर्क करता था। पिता नहीं थे। अर्जुन के 5 साल के होने से पहले ही एक सड़क हादसे में चले गए। माँ रेखा ने पड़ोस के घरों में खाना बनाने और कपड़े सिलने का काम करके बेटे को पाला था। अर्जुन को याद था, माँ की उंगलियों में हमेशा सुई चुभने के निशान होते थे। रात को जब वो सो जाता तब माँ दिए की रोशनी में सिलाई करती थी। सुबह उठता तो माँ पहले से रसोई में होती। उन दिनों अर्जुन की पूरी दुनिया बस माँ थी। जब स्कूल में कोई पूछता, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो अर्जुन बड़े गर्व से कहता, मैं और मेरी माँ, बस हम दोनों काफ़ी हैं। वो नहीं जानता था कि एक दिन ये जवाब आधा रह जाएगा। अर्जुन 7 साल का था जब पहली बार सुरेश काका घर आए। माँ ने कहा था, जे हमारे पुराने परिचित हैं, बड़ों को प्रणाम करो। अर्जुन ने प्रणाम किया। सुरेश ने उसके सिर पर हाथ रखा और एक चॉकलेट दी। पर अर्जुन को उस आदमी की आंखें पसंद नहीं आई। उसे समझ नहीं आया क्यों। वो तो 7 साल का था। बस एक अजीब सी बेचैनी हुई और वो चॉकलेट लेकर नीम के पेड़ के पास चला गया। उस दिन के बाद सुरेश काका अक्सर आने लगे। हफ्ते में एक बार, फिर 2 बार, फिर 3। माँ अब अलग तरह से हंसती थी। उसके सामने अलग तरह के कपड़े पहनती थी। शाम को अर्जुन को जल्दी सुला देती थी। एक रात अर्जुन की नींद खुली। रसोई से आवाजें आ रही थी, माँ की और एक मर्द की। अर्जुन उठकर दरवाजे की दरार से झांकने लगा। सुरेश बोल रहा था, रेखा, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दे सकता हूँ, अच्छा घर, अच्छा खाना, इज्जत, लेकिन एक शर्त है। माँ ने पूछा, क्या शर्त? सुरेश ने एक पल के लिए चुप्पी ली, फिर बोला, बच्चा साथ नहीं चलेगा। अर्जुन की सांस रुक गई। माँ ने कुछ नहीं कहा। वो चुप रही। वो चुप रही और यही चुप्पी उस 7 साल के बच्चे के कानों में सालों तक गूंजती रही। उसके ठीक 12 दिन बाद एक रविवार की सुबह माँ ने अर्जुन को जल्दी उठाया। आज घूमने चलेंगे। अर्जुन खुश हो गया। माँ ने उसे नहलाया, नए कपड़े पहनाए, एक नया बस्ता दिलाया जिस पर कार्टून बने थे, बाजार से जलेबी खिलाई। अर्जुन को लगा शायद माँ का मन ठीक हो गया, शायद सुरेश काका अब नहीं आएंगे, शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। बस में बैठे तो अर्जुन ने माँ की गोद में सिर रख दिया। माँ ने उसके बालों में उंगलियां फेरी, पर अर्जुन को याद है कि उस दिन माँ की उंगलियां कांप रही थी। बस एक बड़े से गेट के सामने रुकी। गेट पर लिखा था, राजकीय बाल आश्रम। अर्जुन ने पूछा, ये क्या ज- ये क्या जगह है माँ, जहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं? चलो अंदर देखते हैं। अंदर एक बड़ा सा मैदान था। बच्चे खेल रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी, जिन्हें सब काका कहते थे, अर्जुन को देखकर मुस्कुराए। माँ ने काका से कुछ देर बात की। अर्जुन दूर खड़ा था। फिर माँ उसके पास आई, घुटनों पर बैठकर उसके दोनों गाल थाम थाम लिए। बेटा यहाँ रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? बस पास में एक काम है, जल्दी आ जाऊँगी।
मैं भी चलूं? नहीं बेटा, तुम जहाँ रहो। काका है ना, तुम खेलो, मैं आती हूँ। माँ ने एक बार उसे गले लगाया, इतनी जोर से कि अर्जुन को सांस लेने में तकलीफ हुई और फिर माँ चली गई। अर्जुन खड़ा रहा। शाम हुई, माँ नहीं आई। रात हुई, माँ नहीं आई। काका ने उसे अंदर बुलाया, खाना दिया। अर्जुन ने नहीं खाया। वो रात भर गेट के पास बैठा रहा, हर आहट पर उठकर देखता, हर आने वाली बस को देखता। माँ नहीं आई। अगली सुबह की अगली सुबह भी नहीं, परसों भी नहीं। एक हफ्ते बाद काका ने प्यार से उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, बेटा अंदर चलो। अर्जुन समझ गया था, पर मानने में उसे 3 महीने लगे। अनाथालय की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी फिल्मों में दिखाते हैं। ना कोई जुल्म था, ना कोई खलनायक, बस एक खालीपन था जो हर चीज़ में था, खाने में, सोने में, पढ़ने में, और सबसे ज़्यादा रात में जब सब बच्चे सो जाते, तब अर्जुन छत को देखते हुए एक ही सवाल पूछता, माँ ने क्यों छोड़ा? कोई जवाब नहीं आता था। काका जानी राम प्रसाद जी उस आश्रम के वार्डन थे। 65 साल की उम्र, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में एक ऐसी गर्माहट जो भूखे दिल को भर देती थी। उन्होंने अर्जुन को पहले दिन से भांप लिया था। एक शाम काका उसके पास आए। अर्जुन अकेला बैठा था। काका बोले, तुम्हें गुस्सा आता है ना? अर्जुन ने गर्दन हिलाई। आना चाहिए। गुस्सा आना बंद हो जाए तो समझो इंसान टूट गया। पर एक बात बताऊं, गुस्से को अंदर रखोगे तो वो तुम्हें जलाएगा, बाहर निकालोगे तो दूसरों को। तो एक तीसरा रास्ता है। कौन सा? इसे ईंधन बना लो। जो आग तुम्हें जलाए उसी से अपनी राह रोशन करो। अर्जुन ने उस रात नहीं समझा ये बात, पर काका के शब्द उसके सीने में उतर गए। अगले दिन से अर्जुन ने किताब उठाई। अर्जुन पढ़ता था जो तो जैसे डूब जाता था। गणित के सवालों में उसे एक सुकून मिलता, जहाँ हर सवाल का जवाब होता था, जहाँ कोई बिना बताए नहीं जाता था, जहाँ यूँ मेहनत करो वो रंग लाती थी। आश्रम में एक एनजीओ की ने 10वीं के बाद उसे स्कॉलरशिप दी। फिर एक और एनजीओ ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए। हर बार जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरता तो एक कॉलम आता, अभिभावक का नाम। अर्जुन कुछ देर कॉलम को देखता रहता, फिर लिखता, राम प्रसाद जी, वार्डन, राजकीय बाल आश्रम। काका को जब पता चला तो उसकी आंखें भर आई। इंजीनियरिंग के 4 साल अर्जुन ने हॉस्टल में गुजारे। पढ़ाई में अव्वल था। प्रोफेसर कहते थे, इस लड़के में कुछ अलग है, एक भूख है जो आम बच्चों में नहीं होती। वो भूख क्या थी, जो सिर्फ अर्जुन जानता था। कैंपस प्लेसमेंट का दिन आया। एक बड़ी कंपनी के एचआर ने इंटरव्यू लिया। सब अच्छा रहा, लेकिन जब फॉर्म भरने की बारी आई तो एक कॉलम पर आकर एचआर रुक गया, परमानेंट एड्रेस। अर्जुन ने लिखा, राजकीय बाल आश्रम, सेक्टर 7। एचआर ने ऊपर नज़र उठाई। ये परमानेंट एड्रेस नहीं है, जहाँ घर का पता चाहिए। यही मेरा घर है। एचआर ने एक लंबी चुप्पी ली, फिर बोला, देखिए, हमारी पॉलिसी है कि कैंडिडेट का एक स्थायी पारिवारिक पता होना चाहिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। मेरे पास नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। अर्जुन उठा, चुपचाप बाहर निकल गया। बाहर धूप थी तो एक बेंच पर बैठ गया। उसके दोस्त अंदर अपने ऑफर लेटर ले रहे थे। अर्जुन ने आंखें बंद की। माँ के वो शब्द याद आए तो उसने कभी कहे ही नहीं थे। वो चुप्पी याद आई, वो गेट याद आया, वो रात याद आई, और फिर काका की आवाज़ याद आई, जो आग तुम्हें जलाए उसी से अपनी राह रोशन करो। अर्जुन ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, एक फैसला था। उस रिजेक्शन ने अर्जुन को नौकरी ढूंढने से नहीं रोका, बल्कि उसने नौकरी देने का फैसला किया। उसका आइडिया सीधा था, पर इतना ही ताकतवर। देश में लाखों बच्चे अनाथालयों में पढ़ते हैं, पढ़े लिखे हैं, हुनरमंद हैं, पर उनके पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। नतीजा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड उन्हें अंदर नहीं आने देता था। अर्जुन खुद उस दरवाजे पर खड़ा रहा। उसने सोचा, अगर दरवाज़ा नहीं खुलता तो नया दरवाज़ा बनाऊं। आसरा फाउंडेशन का पहला दफ्तर एक किराए के कमरे में शुरू हुआ। एक पुरानी टेबल, 2 कुर्सियां और एक लैपटॉप जो ईएमआई पे लिया था। शुरुआत में सिर्फ काम था, अनाथ बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देना और कंपनी से टाई अप करके उन्हें नौकरी दिलाना। अर्जुन खुद कंपनियों के दरवाजे खटखटाता था। ज़्यादातर मना किया जाता था। एक बार एक बड़ी कंपनी के मालिक ने कहा, जे फिलैंथ्रोपी का काम है, बिजनेस नहीं। हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करें? अर्जुन ने उसे डाटा दिखाया। इन बच्चों का एट्रिशन रेट
आपके रेगुलर एम्प्लॉय से 40% कम है, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। जे डूब कर काम करते हैं, लॉयल्टी इनकी रगों में है। वो मालिक चुप हो गया। पहला टाई अप हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 5 साल में आसरा 3 राज्यों में फैल गई, 7 साल में 9 राज्यों में, 10 साल में 11 राज्यों में। अब आसरा फाउंडेशन सिर्फ एक एनजीओ नहीं थी, ये एक इकोसिस्टम था। अनाथ बच्चों के लिए घर, स्कूल, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और प्लेसमेंट सेल। हजारों बच्चे जो अभी उस परमानेंट एड्रेस के कॉलम पर अटके जाते थे, आज बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे थे। सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। एक बड़े समाचार चैनल ने प्राइम टीवी इंटरव्यू लिया। एंकर ने पूछा, अर्जुन जी, आपकी इस काम में प्रेरणा क्या है? अर्जुन ने एक पल के लिए कैमरे से नजर हटाई, फिर बोला, मैं खुद एक अनाथ हूँ। इन बच्चों का दर्द मैं जानता हूँ। कोई बच्चा जब रात को माँ बाप के बिना सोता है, तो वो जो महसूस करता है उसे शब्दों में नहीं कह सकते। मैंने बस यही सोचा कि जो दर्द मुझे मिला वो किसी और को ना मिले। एंकर ने पूछा, आपके माता पिता के बारे में कुछ बताइए। अर्जुन मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें एक पूरा समंदर था। माता पिता के बारे में बात करने के लिए माता पिता होने चाहिए। मेरे लिए काका थे राम प्रसाद जी, वो मेरे पिता थे। वो आज नहीं है, पर उनकी सीख आज भी मेरे साथ है। एंकर आगे नहीं पूछ सका। पूरे देश में वो इंटरव्यू देखा, पर एक औरत ने उस इंटरव्यू को एक धूल भरे कमरे में अकेले बैठकर देखा, और उस रात पहली बार इस एहसास के साथ रोई कि उसने खोया वो वापस नहीं आएगा। रेखा की जिंदगी उस दिन से तबाह हुई थी जब उसने सुरेश का हाथ थामा था। सुरेश का अच्छा घर और नई जिंदगी का वादा महीने भर भी नहीं टिका। शादी के 2 महीने बाद रेखा को पता चला कि सुरेश की पहले से एक पत्नी थी, दूसरे शहर में। वो रेखा को देखने आई थी और उसने सुरेश के सामने ही रेखा को घर से बाहर निकाल दिया था। सुरेश ने कुछ नहीं कहा। रेखा सड़क पर खड़ी थी, अकेली। उसने सोचा था कि अर्जुन के पास लौट जाएगी। उसने आश्रम का पता याद करने की कोशिश की, पर शहर बदल चुका था, रास्ते बदल चुके थे। जब वो उसी गली में गई तो पता चला वो आश्रम 2 साल पहले दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका था। रेखा ने ढूंढने की कोशिश की, पर एक औरत जिसके पास ना पैसे, ना पहचान, ना कोई अपना, वो कहाँ से ढूंढती। सालों तक वो छोटे मोटे काम करती रही, घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए। एक बार किसी ने नाम सुना, अर्जुन श्रीवास्तव, आसरा फाउंडेशन। उसने सोचा शायद यही उसका बेटा हो, पर यकीन नहीं था। नाम तो बहुत लोगों का अर्जुन होता है। और फिर वो खुद से डरती थी, अगर वाकई वो अर्जुन हो तो वो क्या मुंह लेकर जाएगी। जिस माँ ने बेटे को छोड़ा था, वो क्या उसी बेटे के दरवाजे पर जाएगी। पर जब शरीर जवाब देने लगा, जब घुटने झुकने लगे, जब एक रात बुखार में अकेले पड़े रहने पर लगा कि अगर अभी मर जाऊं तो सुबह कोई नहीं जानेगा, तब रेखा ने फैसला किया वो उस दरवाजे पर जाएगी। किसी भी नाम से, किसी भी हैसियत से, बस एक शर्त चाहिए। संगीता ने अपने सीनियर को कॉल किया, जिसने डायरेक्टर के पीए को कॉल किया। रात के 12 बजे अर्जुन ने फ़ोन पर कॉल आई। वो उस वक्त अपने कैबिन में था। रात को काम करने की आदत पुरानी थी, आश्रम के दिनों से। सर, एक नई रेजिडेंट आई है, इनटेक फॉर्म में। सर, उनके बेटे का नाम आपका नाम है, माँ का नाम रेखा। फ़ोन पर एक लंबी चुप्पी छा गई, इतनी लंबी कि संगीता ने सोचा कॉल कट हो गई। फिर अर्जुन की आवाज़ आई, बिल्कुल शांत, बिल्कुल फ्लैट, उन्हें गेस्ट रूम में रखो, खाना दो, मैं आता हूँ। अर्जुन लिफ्ट में से नहीं, सीढ़ियों से उतरा। 27 साल में ये शायद पहली बार था कि उसके कदम इतने भारी थे। हर सीढ़ी पर एक जा थी। वो गेट, वो बस, वो नए कपड़े, वो जलेबी, वो। मैं अभी आई। रिसेप्शन पर पहुंचा तो संगीता खड़ी थी। कहाँ है? सर, गेस्ट रूम नंबर 3 में। अर्जुन उस कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अंदर से कोई आवाज़ नहीं थी। उसने दरवाज़ा खोला। एक छोटे से कमरे में एक छोटी सी औरत बैठी थी। सफ़ेद बाल जो कभी काले रहे होंगे, झुकी हुई पीठ जो कभी सीधी रही होगी, हाथों की लकीरें जो कभी चिकनी रही होंगी। रेखा ने दरवाजे की आवाज़ सुनकर ऊपर देखा और जम गई। ये वही चेहरा था, वही आंखें, बस 7 साल की जगह 34 साल की। वही नाक, पिता जैसी। वही माथे की लकीर जो तब भी थी जब वो रोता था। रेखा की आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन, वो शब्द कमरे में गूंज गया। अर्जुन खड़ा रहा, उसकी आंखें देखती रही, होठ नहीं हिले। रेखा उठने की कोशिश में लड़खड़ाई, किसी तरह खड़ी हुई, घुटनों पर बैठ गई। बेटा,
उसकी आवाज़ टूट गई। मुझे माफ़ कर दे। मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वो माफ़ करने लायक नहीं, पर एक बार बस अपनी माँ को माफ़ कर दो। कमरे में बस उसके सिसकने की आवाज़ थी। अर्जुन ने उसे देखा। 7 साल का वो बच्चा जो गेट के बाहर रात भर बैठा था। वो अंदर से चीखना चाहता था, रोना चाहता था, पूछना चाहता था क्यों? क्यों किया तुमने? क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैं इतना भी नहीं था कि तुम मुझे साथ रख सको? पर अर्जुन के होठ नहीं हिले, क्योंकि वो 7 साल का बच्चा नहीं था। वो 34 साल का वो इंसान था जिसने हजारों बच्चों के आंसू पोंछे थे, जिसने दूसरों का दर्द उठाते उठाते अपना दर्द कहीं गहरे दफन कर दिया था। वो आगे बढ़ा, रेखा की बाँह थमकर उसे उठाया, कुर्सी पर बिठाया और शांत आवाज में बोला, बैठिए। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी थी। रेखा आंसू पोंछती रही। अर्जुन खिड़की के बाहर देखता रहा, फिर बोला, आपने क्यों छोड़ा था? जी मैं कभी नहीं पूछूंगा, क्योंकि जो जवाब मिलेगा वो उस रात को वापस नहीं लाएगा। वो सुबह वापस नहीं लाएगा जब मैं गेट के बाहर बैठकर हर बस को देखता था। रेखा की सांस अटक गई। जो हुआ मैं उसे नहीं बदल सकता। आप नहीं बदल सकती। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। लेकिन आज आप जहाँ हैं और ये एक अनाथालय है, जहाँ हम किसी को वापस नहीं करते। रेखा के होंठ कांपे। तो तुम मुझे जहाँ रखोगे अपने पास? अर्जुन ने एक पल सोचा। अपने पास नहीं। रेखा के चेहरे पर एक दर्द आया। जहाँ इस वक्त 300 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनमें से हर एक के पास वही दर्द है जो मेरे पास था। वो हर रात माँ को ढूंढते हैं। उनमें माँ नहीं मिलती। अर्जुन की आवाज़ में पहली बार एक हल्की सी थरथराहट थी। आपने मुझे माँ का प्यार देने का मौका खो दिया। उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन एक काम हो सकता है। रेखा ने ऊपर देखा। 300 बच्चों की माँ बन जाइए। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये मेरी सज़ा नहीं, ये मेरी माफ़ी है। जो प्यार आपने मुझे नहीं दिया, वो उन बच्चों को दे दीजिए। बदले में ये घर आपका है, जहाँ रहना, खाना, इज्जत सब मिलेगा। पर एक शर्त है। रेखा ने पूछा, क्या? जहाँ जितने भी बच्चे हैं, आप उन्हें कभी ये एहसास नहीं होने देंगी कि उनकी माँ नहीं है। अगले 3 महीनों में आसरा के बच्चों ने देखा कि एक नई दादी माँ आई है, जो सुबह सबसे पहले उठती, नाश्ते की टेबल पर बैठकर हर बच्चे को उसका मनपसंद खाना देने की जिद करती, जो रोते हुए बच्चों को गोद में लेकर बैठ जाती, जो रात को सोने से पहले कहानी सुनाती। बच्चे उन्हें माँ बुलाते थे। रेखा उस शब्द को सुनकर हर बार एक पल के लिए ठहर जाती। उसे अपने बेटे का वो चेहरा याद आता, जो रात भर गेट पर बैठा था, और वो उस बच्चे को और जोर से गले लगा लेती। एक शाम अर्जुन फाउंडेशन के बड़े हॉल में था। नीचे बच्चे नीचे मैदान में खेल रहे थे। एक कोने में रेखा बैठी थी। एक छोटी सी बच्ची उसकी गोद में थी, शायद 5 साल की। रेखा उसके बालों में तेल लगा रही थी और कुछ गुनगुना रही थी। अर्जुन वही खड़ा हो गया। उसे याद आया, माँ ने भी ऐसे ही उसके बाल बनाए थे, उसी लय में। उसने नहीं सोचा था कि ये देखकर कुछ महसूस होगा, पर हुआ। आंखें भर आई। अर्जुन ने पलटकर दूसरी तरफ देख लिया। एक आंसू गाल पर आया, पर उसने पोंछ लिया। ये आंसू गुस्से का नहीं था, ये उस बोझ का था जो 27 साल से सीने में था और जो आज थोड़ा सा हल्का हुआ। माफ़ी मांगने से घाव नहीं बढ़ते, पर कभी कभी जब कोई अपनी गलती की कीमत चुकाता है तो एक अजीब सा सुकून मिलता है, बदले का नहीं, न्याय का। रात को जब सब सो गए, अर्जुन अपने कैबिन में बैठा था। उसने मेज की दराज खोली। अंदर एक पुरानी मुड़ी हुई तस्वीर थी। वो उसी दिन की थी जिस दिन माँ ने उसे घुमाने ले गई थी। आश्रम के बाहर एक फोटोग्राफर था। माँ ने खिंचवाई थी। अर्जुन नए कपड़ों में हंस रहा था। माँ उसके पास खड़ी थी। उस तस्वीर में माँ की आंखें हंस नहीं रही थी। अर्जुन ने वो तस्वीर काफी देर देखी, फिर धीरे से वापस दराज में रख दी। उसने काका को याद किया, वो बुजुर्ग जो अब नहीं थे, जिन्होंने कहा था, जो आग तुम्हें जलाए उसी से अपनी राह रोशन करो। अर्जुन मुस्कुराया। काका सही थे। कुछ हफ्ते बाद आश्रम में एक छोटी सी बात हुई जो किसी ने नोटिस नहीं की, सिवाय एक बच्ची के। उस दिन फाउंडेशन की एनिवर्सरी थी। सब बच्चे खुश थे। खाना अच्छा था, मिठाई थी। रेखा हॉल में थी, बच्चों के बीच। तभी अर्जुन भी अंदर आया। रेखा की नज़र उस पर पड़ी। दोनों के बीच कुछ पल की नज़रें मिली। अर्जुन ने पहला कदम उठाया। वो रेखा के पास आया, खाना खाया। रेखा को यकीन नहीं हुआ। नहीं, बच्चों को दे रही थी, पहले खुद खाइए। इतना ही कहकर अर्जुन आगे बढ़ गया, पर जाते जाते उसने कंधे रेखा के कंधों से एक पल के लिए छुए। शायद इत्तेफाक था, शायद नहीं। रेखा खड़ी रही,
उसकी आँखों में एक नमी थी, वो जानती थी, यही लम्हा वो नहीं था जो वो चाहती थी। बेटे की गोद नहीं मिली, माँ की हैसियत नहीं मिली, जो रिश्ता टूटा था वो जुड़ा नहीं, पर एक चीज़ मिली, एक मौका, जो उसने उस 7 साल के बच्चे के साथ गँवाया। वो 300 बच्चों के साथ जीने का मौका और शायद यही उस सबसे उसकी सबसे बड़ी सज़ा थी और शायद उसकी सबसे बड़ी माफ़ी भी। दोस्तों, अर्जुन ने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उसने अपनी माँ को ना घर में रखा, ना दिल से निकाला। उसने एक बीच का रास्ता चुना, जो सबसे मुश्किल होता, क्योंकि बदला लेना आसान होता है, माफ़ करके भूल जाना भी आसान होता है, पर माफ़ करके सामने वाले को उसी गलती का एहसास कराते हुए उसे एक नई ज़िंदगी देना, ये काम सिर्फ़ वो कर सकता है, जो खुद टूट कर जुड़ा हो और अर्जुन वही था, एक ऐसा इंसान जिसने अपने दर्द को दूसरों का आसरा बना दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अर्जुन ने जो फ़ैसला लिया, क्या वो सही था? क्या आप उसकी जगह होते तो यही करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये भी बताइए आप ये कहानी भारत के किस देश किस शहर से सुन रहे हो। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।